हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 9 का है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। देखिए इसमें दो टॉपिक्स पे ही जोर होने वाला है। एक तो फॉरेस्ट के ऊपर और दूसरा कि ब्रिटिशर्स जो कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश जब आए थे, मतलब ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ पे जाके रूल किया था, उन्होंने वहाँ पे अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली थी और उन्हीं के रूलिंग और स्ट्रैटेजी को हम कॉलोनियलिज्म का भी नाम देते हैं, मतलब उन्हीं के आइडियोलॉजी है ये। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि फॉरेस्ट से रिलेटेड इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या क्या रोल प्ले किया एंड और भी कुछ कंट्रीज़ वहाँ पे क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए या क्या पॉलिसीज़ बनाई फॉरेस्ट के लिए, उससे लोगों के लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है ना, ये सब चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन क्यों किया गया, मतलब ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो ज़्यादातर लैंड फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट में इन्वेस्टेड है, फॉरेस्ट वाले लैंड से हम क्या करेंगे कि ट्रीज़ को काटेंगे और उन लैंड को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि डिफॉरेस्टेशन करना होगा। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों को काटना। तो अगर फॉरेस्ट क्या जगह होती है जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ होते हैं, उन्हीं को हम फॉरेस्ट कहते हैं। तो फॉरेस्ट से अगर एग्रीकल्चर लैंड में चेंज करना है तो उन पेड़ को काटना पड़ेगा और उस पेड़ काटने के प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन से काफ़ी कुछ नुकसान होता है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को, हमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह भी फेस करना पड़ता है। तो 1600 के आसपास 1/6 पार्ट जो है फॉरेस्ट एरिया का एग्रीकल्चर के लिए रेडी किया जा रहा था। 19वीं सेंचुरी में यूरोपियंस जो थे, अब वो भी फॉरेस्ट एरिया पे अपना कब्ज़ा बना रहे थे और जो भी वो लोग चाह रहे थे कि सारे पेड़ काटो, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को एग्रीकल्चर में यूज़ करो, जो जो प्रोडक्ट्स वो कह रहे हैं उनको उगाओ, ये सब पे ये लोग ज़्यादा एम्फेसिस डाल रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद से एक डाइट्रिक ब्रांडिस को फर्स्ट आईजी बनाया गया था फॉरेस्ट का। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल। एंड 1864 के अंदर ये एक सर्विस लाते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसके बाद 1865 में ये एक एक्ट लाते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्ट। और ये एक्ट जो है 1878 और 1927 में दो बार अमेंड भी किया जाता है। तो जब 1878 में इसको अमेंड किया जाता है इस एक्ट को, तो फॉरेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा विलेज फॉरेस्ट सॉरी। फिर 1906 में देहरादून में एक फॉरेस्ट एकेडमी खोली जाती है, जिसमें फॉरेस्ट के न्यू मेथड्स को समझाया जाता है और काफ़ी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री भी समझाई जाती है स्टूडेंट्स को, ताकि वो लोग अपना फ़ायदा भी निकाल सके इससे। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, फॉरेस्ट ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट था, यहाँ से कोई भी, अब जब इन्होंने लॉ बना दिया था, एक्ट बना दिया था, तो कोई भी नॉर्मल सिटीज़न जो है फॉरेस्ट से जाकर ऐसी लकड़ी वगैरह नहीं काट सकता था। अगर काटता था तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। पर अगर मान लीजिए आपको घर बनाने के लिए या फ्यूल के लिए अगर लकड़ी की ज़रूरत है तो आप प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से ले सकते थे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो शिप और रेलवे के लिए, पटरी वगैरह बनाने के लिए टीक एंड साल ट्रीज़ का प्लांटेशन फॉरेस्ट के अंदर करवाता था। क्यों? क्योंकि एकदम बिल्कुल सीधी और लंबी पेड़ ये होते हैं टीक एंड साल ट्रीज़ के, जो शिप और रेलवेज़ बनाने के काम आते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को इंश्योर करता था। ठीक है, और इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे थे ये लोग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन उन्होंने स्टार्ट किया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बेसिकली होता है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड जिस पे प्लांटेशन किया गया था, उसको जब वो मतलब क्रॉप्स हार्वेस्ट कर ली जाती है तो उसको जला दिया जाता है, और ताकि उससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। तो स्वीडन एग्रीकल्चर में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता था और ये ट्रेडिशनल मेथड माना जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट मॉनसून जब होती थी तो सीड्स को एशेज़ में सोन किया जाता था, मतलब बीज बो दिए जाते थे। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर के टाइम स्टार्टिंग में इसको हार्वेस्ट कर लेते थे और 12 से 18 साल के लिए इसको छोड़ देते थे और फिर फॉरेस्ट वहाँ पे ग्रो करता था उसी जगह पे। और इसके अलावा हंटिंग, फॉरेस्ट के अंदर जाहिर सी बात है कि पेड़ के अलावा एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे शेर जंगल का राजा है, सुना है ना बचपन से, जंगल का राजा, ये तो सबने ही सुना होता और कुछ नहीं सुना। तो फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज़ के अलावा जानवर भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, जिसमें शेर जी, लॉयन जी जो हैं वो हमारे वहाँ के राजा हैं, किंग होते हैं। तो काफ़ी मात्रा में हंट किया जाता था एनिमल्स को, टाइगर्स को भी हंट किया जाता था 1875 से 1925 तक।
80,000 80,000 टाइगर्स को हंट किया गया था। 1.5 लाख के करीब लियोपार्ड्स को किया गया था हंट, ठीक है, मारा गया था। और 2 लाख के करीब वुल्स को किया गया था हंटिंग। और इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा कि रेलवेज़ बनाने के लिए टीक एंड साल ट्रीज़ के लकड़ियाँ यूज़ की जाती हैं। फिर न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉय एंड न्यू सर्विस पॉलिसी आती है, जिसमें जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जितने भी फॉरेस्ट एरिया से, फॉरेस्ट से हमें जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको ट्रेड करने का जिम्मा दे देते हैं यूरोपियन एजेंसी को। फिर इसके अलावा जो कुछ पेस्टोरल कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि जिनका नाम है कोरावा, कराचा, येरुकुला, ये सब जो है ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब यूरोपियन एजेंसी मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ फॉरेस्ट को खुद ही हैंडल कर रही है, तो जो एक्ट है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं लोगों के लिए। फॉरेस्ट वुड या फॉरेस्ट का जो भी प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स वगैरह या जो भी चीज़ें मिलती है फॉरेस्ट से, उन सब पर उनका एक्सेस नहीं रह जाता है। और अगर वो करते हैं वहाँ पे जाके उसको मतलब फ्रूट्स वगैरह या लकड़ियाँ वगैरह लेते हैं वहाँ से, तो उनको पनिश किया जाता है। तो वो लोग जो ये पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं ये क्या करती हैं, सरकार के पास विरोध करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं अपने राइट्स के लिए कि हमें फॉरेस्ट से चीज़ें लेने देने की अनुमति या परमिशन दिया जाए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें अपने लाइफ जीने में। रेबिलियन इन फॉरेस्ट, फिर कुछ लोगों ने अब सोचा कि हम प्रोटेस्ट के बजाय अब अपनी मांग रखने के लिए रेबिलियन, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जैसे आज़ादी के लिए हमारे गांधी जी ने कितना मूवमेंट्स किया था। तो अब यहाँ पे लोग जो है अपनी डिमांड को पूरे करने के लिए छोटा नागपुर से बिरसा मुंडा एक इंसान है, उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और आंध्र प्रदेश से सीतावमा राजा ने। और इसके अलावा जो यूरोपियंस थे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्ट ले आए थे, जिससे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एंड ये लोग जो है अपनी नीड्स को नहीं पूरा कर पा रहे थे। घर बनाना है तो लकड़ी लेने में दिक्कत, फ्यूल के लिए यूज़ करना है तो दिक्कत, क्योंकि बिना परमिशन के नहीं लिया जा सकता था। एक तो पहले गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस, इतने एक्ट्स, इतने लॉज बनाए थे, उसके अलावा जो गार्ड्स थे वो भी पूरा रहते थे, तो लोग चोरी भी नहीं कर सकते थे। चोरी से मतलब ये नहीं है वो सीरियस कि मतलब ऐसे भी नहीं है कि जाके थोड़ा ले ले, नहीं, पूरी एकदम स्ट्रिक्टनेस रहती थी। इसके अलावा फियर ऑफ पीपल, कुछ ऐसे जगह थे जैसे बस्तर जैसे, वहाँ पे हंटिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा मना कर रहे थे सरकार, तो वहाँ पे लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। 19वीं सेंचुरी के आसपास फेमाइन देखने को मिला था, तो वहाँ पे क्योंकि सरकार को बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे। जावा के अंदर जो कि इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाने लगा, तो वहाँ पे भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाए थे। वहाँ पे डच गवर्नमेंट का रूल था। तो एक कलंग्स जो कि वुड कटर्स हैं, उनको फोर्स किया जाता था डच गवर्नमेंट द्वारा कि आप हमारे लिए काम करें, हमारे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में काम करें, ठीक है, 18वीं सेंचुरी के आसपास। और 1882 में 28,000 स्लीपर्स एक्सपोर्ट करवाए गए थे डच द्वारा, जो कि उनके लिए काम करते फॉरेस्ट के अंदर। और एक बैलेंडोंग क्लिंस्टन, इसके बाद एक इंसान थे समिन्स, इन्होंने चैलेंज किया था गवर्नमेंट को कि आप जो भी ये स्ट्रिक्टनेस लगा रहे हैं फॉरेस्ट के ऊपर, इनको हटाइए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। 1907 के आसपास करीब 3,000 फैमिलीज़ जो है समिन्स के साथ जुड़ गई थी और गवर्नमेंट का पूरा प्रोटेस्ट कर रही थी कि वी नीड अ राइट, वी नीड एक्सेस ऑन फॉरेस्ट, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, ये यहाँ का हवा, पानी या चीज़ें ये सब नेचुरल हैं, जिस पे हर किसी का इंसान है, जिस पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये सब था, बहुत सारे लॉज लगाए गए, बहुत सारी रुकावटें आ रही थी लोगों के लिए, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। फॉरेस्ट से आप लकड़ियाँ नहीं ले सकते, और हंटिंग वगैरह भी बैन कर रही थी कहीं ना कहीं सरकार, और इसके अलावा काफ़ी सारे राइट्स ला रही थी। तो लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज़ जैसे पेस्टोरल कम्युनिटीज़ तो इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं ना, जो हम बंजारास वगैरह कहते हैं, तो ये लोग बेचारे ज़्यादातर इन्हीं सब फॉरेस्ट चीज़ों पे ही डिपेंड करते हैं, उस पर भी इतनी स्ट्रिक्टनेस, इतनी रोक टोक। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, थैंक यू।